तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन। नोट नंबर अपने पास 3। ठीक है, कहाँ तक हो गया था ये बता। LCR सीरीज सर्किट। ठीक है, हेडिंग डाल ले तो अपने पास LCR सीरीज सर्किट। हाँ, सीरीज LCR बहुत ही इम्पोर्टेंट, और सुनता जा तू तो। ठीक है, तो सीरीज LCR सर्किट स्टार्ट करेंगे। नोट अपने पास 3। तो AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट अपना चैप्टर चल रहा था। ठीक है ना, और इसमें हम कर लेते हैं इसकी अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज। सर कौन सा यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं क्या? ठीक है, अब देख, अब ये हाँ अब सही हो गया है। देखो अपने पास हेडिंग ये डालेंगे हम सीरीज, यही था क्या ये? सीरीज LCR सर्किट। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये नोट 3 था ना वो, और वो नोट 5 था, उसमें हम सोल्व कर रहे थे, उसमें कर रहे थे। नोट 3 था। ये नोट 5 था। नोट 5 में ठीक आता है, मतलब चल देख लेते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं है क्लियरिटी। ये ठीक है, लिख अपने पास ये हो गया। ठीक है, तो अपने पास है सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, देख सीरीज LCR को स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब सीरीज में हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, कैसे भी लगा सकता है। तो ये हमने लगा दिया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, या इंडक्टेंस नहीं, इंडक्टर। और ये अपने पास क्या है, कैपेसिटर। और इन तीनों को हमने एक सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, जिसका EMF हम ले रहे हैं E0 sin ओमेगा t। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देना। रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। ओके, और हमें इसको सोल्व करना है कि भाई साहब करंट कैसे है, क्या करंट लीड कर रही है या करंट लेग कर रही है, कितने एंगल से लेग कर रही है, या लीड कर रही है तो कितने एंगल से कर रही है। तो सिंपली हम करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम तीनों जो हमने प्रीवियस, हम तीनों अलग अलग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को सोल्व किया था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट को सोल्व किया था, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को सोल्व किया था। अब देख मुझे ये बता कि ये EMF हम लगा रहे E0 sin ओमेगा t, जो साइनसोइडल EMF है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर, क्या इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं मान लेता हूं कितना, VR, और इस पर मान लेता हूं मैं VL, और इस पर मान लेता हूं मैं VC। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होगा, सीरीज में अलग अलग होता है। ठीक है, चूंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, ठीक है, ये साइनसोइडल है, साइन की तरह वेरी कर रहा है, तो हम इसको सोल्व करेंगे फेजर डायग्राम की सहायता से, फेजर डायग्राम की सहायता से। और हम फेजर डायग्राम में जब भी सोल्व करते तो हम क्या ट्रीट, एज ये जो वोल्टेज है, करंट है, उसको एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं। वेक्टर होते नहीं, वेक्टर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट बात देख, एक बात बता, किसी भी
इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो वी आर है, वोल्टेज है, अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वी आर वेक्टर इज इक्वल टू और आई वेक्टर इनटू आर, ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्योंकि मैंने बोला था कि वोल्टेज और करंट जो है हम उनको वेक्टर ट्रीट करेंगे, वेक्टर है नहीं है, वेक्टर ट्रीट करेंगे, क्योंकि इजी हो जाता है सोल्व करना साइनसोइडल को, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है। अब देख, करंट इसमें सेम जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, करंट जो है इसमें सेम जाएगी, जितनी करंट आई इसमें गई उतनी ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसमें भी आई गई, इसमें भी आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक और बात बता देख, ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वोल्टेज है, चूंकि बदलता है, लेकिन किसी इंस्टेंट पर अगर मैं देखूं तो वो तो होगा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि इसकी जो पीक वैल्यू है, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देख वी नोट आर जो है वो आई नोट इंटू आर लिख सकता हूं क्या? समझ गया क्या? नहीं समझा? देख एक बात बता, ऊपर वाला तो समझ गया, वी आर वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर इनटू आर, ठीक है। वी आर वेक्टर का जो मैक्सिमम ड्रॉप है वो कब हो सकता है? जब आई मैक्सिमम हो। आर तो बदल नहीं सकता ना, आर क्या है? आर रेजिस्टेंस है, वो तो फिक्स होता है। बदल कौन रहा है? वी आर वेक्टर एंड आई वेक्टर। ये जो वी आर वेक्टर है ये बदल क्यों रहा है भाई साहब? ये बदल इसलिए रहा है क्योंकि आई बदल रही है। आई जो है वो आई नोट साइन ओमेगा टी की तरह की फॉर्म में है, पता नहीं कौन सी फॉर्म है, लेकिन है साइनसोइडल। तो उस आई की जो पीक वैल्यू मैंने उसको आई नोट लिख दिया। जब उसको आई नोट लिखा तो इस ये जो राइट साइड है ये क्या मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है, और वो क्या होगा इस वी आर पर? वी नोट। भाई वी भी मैक्सिमम ही होगा, करंट को जब आप ले रहे हो मैक्सिमम, तो वो इस पर भी ड्रॉप भी मैक्सिमम ही होगा। यहाँ पर ड्रॉप भाई साहब बहुत ज्यादा, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब एनर्जी, ये जितनी एनर्जी ई दी वो आधी इस पर गई, थोड़ी थोड़ी इस पर, थोड़ी इस पर, थोड़ी इस पर, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस पर मैक्सिमम ड्रॉप कब होगा? जब ये आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये एक बात लिखी मैंने। सेम क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूं? देख वी एल वेक्टर, क्या वी एल वेक्टर इज इक्वल टू करंट तो आई वेक्टर है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होता है वो क्या है? वो कौन सा क्या चीज है? इंडक्टर में रजिस्टर की जगह, रेजिस्टेंस की जगह, आर की जगह क्या लिखेगा? अक्स एल। क्या लिखेगा? अक्स एल लिखेगा ना, तो अक्स एल लिख दिया। और अगर इसमें पीक वैल्यू देखे तो इसकी, इस वोल्टेज ड्रॉप की पीक वैल्यू, तो इसकी पीक वैल्यू आई नोट इंटू एक्स एल। थर्ड की बात कर, वी सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई वेक्टर इंटू अक्स सी। और अगर मैं देखूं कि वी नोट सी जो मैक्सिमम ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा? आई नोट इंटू अक्स सी। बता, लिख सकता हूं? ठीक है, ये तीनों हमने अलग अलग देख लिए। अब देख इंपॉर्टेंट बात, मुझे ये बता, अगर मैं इसको फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, फेजर डायग्राम में, तो फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेगा? एक्सिस बना। हम फेजर डायग्राम में कैसे बनाते थे? हम एक्सिस बनाते थे, एक्सिस में वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाते थे और करंट का। लेकिन करंट तो हमें पता नहीं, एक बार के लिए वोल्टेज का बना ले तो वोल्टेज का बनेगा, पहले इसका बनाएगा, इसका बनेगा, इसमें तीन चीजें हैं तो तीनों को बनाएगा, ठीक है। और बनाने से पहले तेरे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेक्टर बनाता है उसका जो लेंथ है, वेक्टर की जो लेंथ है वो किससे रिप्रेजेंट होती है? उसकी पीक वैल्यू से, वोल्टेज की पीक वैल्यू से उसकी लेंथ को होती है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो कर देख, अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि यहां पर जो है
बना जरा, पहले मैं ये करता हूं कि एक बात मुझे ये पता है कि ये जो करंट आई जा रही है ना, यहां से करंट आई कुछ भी हो सकती है, वो आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई कुछ भी हो सकता है, वो बदल सकता है, कोस की फॉर्म में भी आ सकती है, लेकिन आएगी साइनसोइडल में। ठीक है, वोल्टेज जो रजिस्टर के ऊपर है और करंट जो रजिस्टर में जा रही है वो दोनों सेम ही होते हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। याद कर, याद कर, रजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस जो है, उसमें से फ्लो होने वाली करंट और उसके ऊपर जो ड्रॉप आता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, फाई 0 होता है। याद है? नहीं समझा? हाँ, बस वही बात, सेम आएंगे ना। तो समझा इतनी बात? ठीक है ना? ठीक है, अब देख एक बात सुन, ठीक है? तो VR जो है, अगर मैं इसके लिए बनाऊं, रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू कितनी है? V0R। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि ये मैंने बोल दिया रजिस्टर के लिए, ये एंगल मुझे नहीं पता, नहीं पता, क्योंकि मुझे V0R नहीं पता। V0 अगर मुझे ये, अगर देख प्रीवियस लेक्चर्स में हम कैसे बनाते थे, हम ऐसे बनाते थे E=E0 साइन ओमेगा टी होता था, तो हम कह देते थे ये E0 आ गया और ये हो गया था ओमेगा टी। ठीक है, और फिर करंट जो है हमारे पास आई जाती थी I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस π/2 0, उससे हम ऐसे आगे पीछे बना देते थे। ठीक है, ये तो चल ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात हम यहां पर कर रहे हैं, मैं इसके लिए बना रहा हूं रजिस्टर के लिए, तो मुझे नहीं पता क्या है, V0R पता है लेकिन मुझे, तो इसकी जो पीक वैल्यू है वो तो हो गई V0R इस तरफ। और क्या रजिस्टर के लिए इसी तरफ करंट भी होगी? इसी तरफ क्या होगी? करंट भी होगी। अब यहां पर करंट जो है वो मान ले I है, तो यहीं I इसमें जा रही है, यहीं इसमें I जा रही है, ये बात तो समझ में आ गया। तो जो करंट है वो भी क्या वोल्टेज की अलोंग होगी? ठीक है, सही है। I0 पीक वैल्यू, वेक्टर की एम्पलीट्यूड हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट उसके लिए बना, किसके लिए? इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए कैसे बनेगा? इंडक्टर जो है, इंडक्टर बता, क्या इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है, बता, π/2 पीछे होता है या आगे होता है, मुझे बता। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, मतलब वोल्टेज पीछे होता है, और इस इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है। उसमें हमने लास्ट में कैपेसिटर किया था, ऐसे याद कर लिया कर। कैपेसिटर मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट है, सी भी करंट ही आती है, तो कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, आगे होगा। तो जब वो आगे होगा तो वोल्टेज पीछे होगा, तो और इसमें क्या वोल्टेज आगे होगा, इसमें वोल्टेज आगे होगा, इसमें वोल्टेज आगे होगा। तो वोल्टेज किससे आगे होगा? करंट से। को तो करंट तो आई फ्लो हो रही है इसमें सब में, तो करंट तो इस तरफ है, तो करंट से आगे कर दे। क्या करे? V0L, अरे V0L ही तो लिखेगा ना, तो V0L कर दे, π/2 आगे। π/2 समझ गया? ओके, बात समझ में आ रही है बराबर? इसमें तो आगे क्या था, इंडक्टर के लिए पीछे, ध्यान से देख।
ध्यान से देख। इंडक्टर में करंट से आगे होता है क्या वोल्टेज? इंडक्टर में करंट से आगे है वोल्टेज। तो आगे किया मैंने, देख पाई बैठो आगे तो क्या है। मतलब इधर आपने जो बनाया है V नोट L, ये इसमें ई नोट मतलब ई नोट वाला ही है। हाँ ई नोट वाला है भाई। अगर तू ये बोल, तू ये तेरे कंफ्यूजन नहीं है रही कि तो आप अलग अलग क्यों बना रहे, वीएल को वीसी इनको वी नोट क्यों नहीं लिखते? अरे सिंगल कंपोनेंट तो ना है, अगर ये सिंगल होता तो ई नोट का ई नोट आता कंप्लीट, ठीक है ना। ओके सही बात है, अच्छा लगा। अब वी नोट सी भी बना दे। वी नोट सी π/2 पीछे होता है, π/2 पीछे होता है। चलो भाई ठीक है, π/2 पीछे होता है। अब ये कैसे पता चले कि कौन सा वेक्टर ज्यादा बड़ा है कौन सा छोटा है? आप ये भी तो कह सकते हो कि वी नोट सी बड़ा क्यों नहीं बनाया, ये छोटा क्यों बनाया? हम लेके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं, हम मान के ये चल रहे हैं। क्या हम मान के चल रहे हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि वी नोट एल जो है वो क्या है, ज्यादा है किससे? वी नोट सी से। ये हम मान के चल रहे हैं। कैसे पता चला? किस लिए पता चला कि वी नोट एल ज्यादा है? मतलब एक्सएल ज्यादा है एक्स सी है। आई नोट तो सेम है, मतलब एक्सएल जो है वो एक्स सी से ज्यादा है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। लेट एक्सएल जो है वो एक्स सी से ज्यादा है, या वी नोट एल जो वी नोट सी से ज्यादा होगा। समझ गया? अब मेरे को एक बात बता, अच्छी लगी बात तो सही बात है सर, इतना लगा। मुझे बताए एक वेक्टर ऐसे है वी नोट एल, एक वेक्टर वी नोट सी है, और हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं वोल्टेजेस को, तो क्या वी नोट एल इस प्रकार से है, वी नोट सी जस्ट इसके अपोजिट है, तो इनका जो नेट जो वेक्टर आएगा क्या वो ऐसे आएगा वी नोट एल माइनस वी नोट सी? क्या ऐसे आ जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी वी नोट एल माइनस वी नोट सी। इस तरफ इसलिए आएगा क्योंकि ये ज्यादा है वी नोट एल, तो इसमें से घटा देगा। ये वही तो बात हो गई, एक फोर्स 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना है? 5 इस तरफ है, तो वी नोट एल माइनस वी नोट सी हो गया। और ये तो वी नोट एल माइनस वी नोट सी हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। और एक ईएमएफ अपने पास वी नोट आर है, एक ईएमएफ कितना अपने पास? हाँ वी नोट आर है। तो इन दोनों को जोड़ दें फिर वेक्टर की तरह, वी नोट एल माइनस वी नोट सी और वी नोट आर को। नहीं समझा? वेक्टर ही तो है, हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इन जब दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, और वो रिजल्टेंट वोल्टेज जो है ना, उसकी जो पीक वैल्यू वो ई नोट से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये यही तो पीक वैल्यू है जो इसमें इसकी पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू और इसकी पीक वैल्यू में बट रही है। नहीं समझा भाई? नहीं समझा तो ई नोट 10 है तो इसमें 2 आ जाएगा, मान ले इसमें। हाँ, तो इसकी जो पीक वैल्यू है वो इसकी पीक वैल्यू वी नोट आर की प्लस इसमें क्या हो गया था, वी एल और वी सी, वो तो वी नोट एल माइनस वी नोट सी हो ही गया था इससे। तो इनका जब रिजल्टेंट बनेगा, इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, और इसको हम एज ए वेक्टर जोड़ देंगे, एज ए हम क्या कर देंगे, वेक्टर जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से बन जाएगा। और ये जो वैल्यू बनेगी, ये जो वैल्यू बनेगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो पीक जो वैल्यू होगी वो इसका ई नोट होगी कि नहीं होगी भाई? रिजल्ट मतलब दोनों का जोड़ इतना ही आएगा। और उस ई नोट की जो वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 90 डिग्री पर है दोनों ही। तो देख रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू कोस 90 थीटा 90, इन दोनों के बीच में, इस गुलाबी वाले के बीच में और इस व्हाइट के बीच में कितना है 90, तो कोस 90 जीरो, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। ए स्क्वायर बोले तो वी नोट आर का स्क्वायर, वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी का होल स्क्वायर।
बराबर से। अब मुझे एक बात बता, क्या वी नोट आर इज इक्वल टू आई नोट आर नहीं है क्या? प्लस क्या यहाँ पर आई नोट को मैं बाहर ले लेता हूँ, और क्या एक्सएल माइनस एक्ससी नहीं है क्या? तो क्या यहाँ से आई नोट आ जाएगा क्या? आई नोट की वैल्यू आ जाएगी ई नोट अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। मैंने आई नोट को बाहर ले लिया, आई नोट स्क्वायर को बाहर लिया, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये तो पता होगा। ई नोट को मैंने इसको डिवाइड में ले गया, मेरे को आई नोट आई भाई साहब, ये अब 10वीं की गणित मैं नहीं पढ़ाने वाला, तू खुद सोच मैंने क्या किया है। ये मेरे पास आई नोट आ गया, सिंपल सा फंडा, प्यारा सा फंडा, ये अपने पास आई नोट आ गया, ठीक है। ये आई नोट पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओकेज ओकेज। आई नोट स्क्वायर को मैंने बाहर लिया, ठीक है। तो इनको सोल्व किया मैंने, इनको सोल्व करने के बाद मेरे को करंट की पीक वैल्यू आई नोट आ गई, और वो कितनी आई? आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब सुन एक इंपॉर्टेंट बात याद कर, जब हमने प्योरली रजिस्टिव सर्किट को सोल्व किया था तो आया था आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर। जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट को सोल्व किया था तो आया था आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्सएल। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को सोल्व किया था तो आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्स सी, हाँ 1 अपॉन ओमेगा सी। और यहां पर जब एलसीआर को सोल्व किया तो अपने पास आया आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव resistance provided by the LCR series circuit and it is called impedance of the circuit। वो क्या कहलाते थे? रिएक्टेंस। XL और XC को हम क्या बोलते थे? रिएक्टेंस। कैपेसिटर वाले को हम बोल देते कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर वाले को हम बोल देते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको बोलते हैं इम्पीडेंस Z। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस Z। यानी ये जो खेल है वो इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से आई नोट इज इक्वल टू हो गया ई नोट अपॉन जेड, और इस जेड को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। अंडर रूट में क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड आ गया। एक बात और इंपॉर्टेंट देख देख सुन देख, ये जो करंट है वो इस प्रकार है ना आई, ये येलो वाली क्या है? करंट है ना अपनी, करंट ऐसे तो है येलो वाली करंट, ये आई नोट है, उसकी पीक वैल्यू आई की पीक वैल्यू हमने वेक्टर से दिखा दिया, ये आई नोट किस इंस्टेंट का आई नोट, और ये ई नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नोट। अब मुझे ये बता कि जो करंट जो है यहां पर वो तो इस प्रकार से है, और जो ईएमएफ है जो रिजल्टेंट है वो इस प्रकार से है, तो ये कितने एंगल से? फाई एंगल मान लेता हूं, मुझे नहीं पता कितना है। क्या ये इसमें लीड कौन कर रहा है? आगे कौन है? करंट आगे है या ईएमएफ आगे? कितने एंगल से आगे है? फाई एंगल से आगे, सीधी सी बात है। तो यहां पर करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर? ईएमएफ बोल सकता है, तो ये फाई एंगल से ही। क्या अब तू ये फाई एंगल निकाल सकता है क्या? फाई 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 आराम से निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है फाई। हाँ देख देख एक बात बता, यहां से अगर तू एक देख बात करे, अगर मैं यहां से चलूं, इस ट्रायंगल की बात कर दूं, अगर इस ट्रायंगल की बात करेगा, इस ट्रायंगल की बात करेगा और ये फाई है, तो इस लेंथ की वैल्यू कितनी है? क्या वी नोट एल माइनस वी नोट सी? तो अरे ये वेक्टर है, इस वेक्टर की वैल्यू तो है ये, तो ये कितना है? वी नोट एल माइनस वी नोट सी, और इसका बेस कितना है? ये वी नोट आर।
वी नोट आर। तो अगर तेरे से कोई पूछ ले कि टेन फाई बताओ, तो टेन फाई कैसे बता सकता है तू? अगर तेरे से कोई पूछ ले कि भाई साहब हमें फाई निकाल के बताओ, तो तू क्या कहेगा? टेन फाई जो है ना आप, वो कितना होता है? पंडित बद्री प्रसाद अपोन हर हर बोले साइन कोस्टेन पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपोन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? वी नोट एल माइनस वी नोट सी अपॉन बेस कितना हो गया? वी नोट आर। ओके, तो टेन फाई अगर मैं और भी सोल्व करूँ, देख वी नोट एल को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई नोट इंटू एक्सएल, और इसको आई नोट इंटू एक्स सी, आई नोट कॉमन ले लिया, एक्सएल माइनस एक्स सी हो गया, और इसको क्या लिख सकता हूँ? आई नोट इंटू आर, आई नोट से आई नोट उठ गया, तो फाई इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। फाई फेज आ गया। और तू अब करंट भी लिख सकता है। एक और बात कर देते हैं, एक बात बता, ये आ गया। अब सुन 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 सुन, ये कितना है? ये लेंथ कितनी है? ये हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? ई नोट है ना? ये ई नोट है ना? अरे ई नोट ही तो है ये। अब तू कोस फाई ले, इसमें कोस फाई, कोस फाई ले, कोस फाई, कोस फाई ले, कोस फाई जब लेगा तो कितना आएगा? तो बी कितना है? ई नोट, और इसको क्या लिख सकता है? आर बाई जेड। तो फाई इससे भी निकल सकता है, यहां से देख, यहां से ऊपर, यहां से देख, इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई साहब, बात एक ही है, देख बराबरी बात आती है। देख ये फाई है, वी नोट आर को मैं आई नोट इंटू आर लिख दूं, आई नोट को गायब कर, वी नोट एल इसको मैं एक्स एल माइनस एक्स सी कर दूं, और इसको मैं कर दूं जेड। तो ये ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है। अगर इसमें भी सोल्व करेगा तो यही वैल्यू देगा, इसको सोल्व करेगा तो भी यही वैल्यू आ रही है। तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। ये बात समझा? करंट कितने से पीछे है? करंट कितने एंगल से पीछे है? फाई, और फाई तूने पता कर लिया। और वोल्टेज कितने से आगे है? फाई से। अच्छा वोल्टेज तो तेरे को सुन, ये ईएमएफ तो पता ही है तेरे को, ईएमएफ कितना है? ई नोट साइन ओमेगा टी, ये पता है तेरे को। अब तेरे को करंट लिखनी है, और करंट तेरे को पता है कि फाई से पीछे है, और करंट की पीक वैल्यू तेरे को पता ही है, पीक वैल्यू कितनी? आई नोट, और फाई से पीछे है तो ओमेगा टी में से माइनस घटा दे, तो ये करंट आ गई, ये करंट आ गई। करंट की जो ये करंट पीछे ही तो है फाई से, और हाँ ई नोट मतलब पीक वैल्यू ईएमएफ है, नेट ईएमएफ है, ये पता ही है तेरे को, ईएमएफ नेट ईएमएफ ई नोट साइन ओमेगा टी। तेरे को करंट चेक करनी है, ये इंस्टेंटेनियस करंट तेरे को चेक करनी है। तो करंट को कैसे लिखेगा? इससे फाई एंगल पीछे कर दे, तो फाई एंगल पीछे कर दे यानी ओमेगा टी माइनस फाई। और आई नोट क्या है? आई नोट तेरे को पता कर ही लिया तूने, आई नोट तूने पता कर लिया, ये रहा, ये रहा, ये आई नोट हो गया, आई नोट आ गया, फाई आ गया, करंट पता लग गई, फाई भी पता लग गया, और क्या चाहिए तुझे? अब इसका ग्राफ अगर बना सकते हैं, अगर फाई की वैल्यू कुछ पता हो, लेकिन एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, उसमें तो पता थी, प्योरली इंडक्टिव में तो पता था, प्योरली कैपेसिटिव में पता था फाई की वैल्यू कितनी थी, पाई बाई टू थी, ठीक है ना। और रेजिस्टिव में तो फाई की वैल्यू 0 थी, कुछ था ही नहीं, नो फेज डिफरेंस, ठीक है। अब सुन,
एक बात और सुन ले लगते हाथ, सुन। यहां पर मैंने एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी माना, यहां पर मैंने एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी माना, तो अपने पास वी नोट एल में से वी नोट सी घटकर ऐसे आ गया। अगर एक्सएल लेस देन एक्सी हो जाता तो फिर घटता कौन सा, ये इसमें से ये घटता, इसमें से। हाँ, अब अगर मैं तेरे से यही पूछूं कि अगर ये दूसरा केस है, अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि इफ क्या हो एक्स सी ग्रेटर देन क्या हो एक्स एल हो, एक्स सी ग्रेटर देन क्या हो एक्स एल हो, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, वी नोट सी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, वी नोट एल हो जाएगा। तो वो डायग्राम कैसे बनेगा, वो फेजर डायग्राम बता देख। हाँ अब बताना जरा, ये तो अपने पास कितना था, वी नोट आर था और ये आई नोट थी, और ये अपने पास कितना था, वी नोट एल था, और ये कितना था, वी नोट। अब ये ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दे, वी नोट सी ज़्यादा बड़ा है ना, तो बड़ा दिखाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा ना, ये कैसे आएगा, वी नोट सी माइनस वी नोट एल ऐसे आएगा, ठीक है ना। और अब इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वी नोट एल माइनस वी नोट सी का और वी नोट आर का, वो कैसे आएगा, वो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना ई नोट, और ये अब की बार फाइव पीछे चला जाएगा, फर्क ये आएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर ई नोट ये आया, आई नोट इज इक्वल टू, देख आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी आएगा, देख सेम टू सेम बनेगा, बस यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स सी माइनस एक्सएल आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूं, अगर मैं तेरे से पूछूं कि यहां पर आई नोट कितना आएगा, तो तू क्या कहेगा, ई नोट अपॉन अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आई नोट। और अब की बार कौन पीछे जाएगा, करंट फाई से आगे आ जाएगी, तो करंट जो हो जाएगी वो आ जाएगी आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई या प्लस फाई, प्लस फाई, और फाई तो निकाल ही लेगा यहां से, फाई कितना हो जाएगा, टेन फाई, वही बात है। यहां से देख ये वी नोट एल ये हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, सेम ही आ रहा है क्या, इसमें कितना आया था फाई अपने पास, ऐसे आया था, वी नोट एल ऐसे आया था, ये फाई आ गया था। अब की बार ये ऐसे ही तो फ्लिप हो रहा है, ऐसे ही तो फ्लिप हो रहा है, और ये ऐसे आ गया। अब बता, तो ये वी नोट एल है, ये हो गया, और बेस यही है क्या, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, तो सेम टू सेम ही आ रहा है फिर, ठीक है ना। तो एक्स सी, लेकिन अब की बार वो आ जाएगा, एक्स सी आ जाएगा, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। मतलब फाई कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ये हो जाएगा फाई। आई आ गया, बस उल्टा कर दिया। एक तीसरी कंडीशन आ जाती है, अगर ये बराबर हो जाए तो अगर ये बराबर हो जाए तो मतलब एक्सएल बराबर एक्स सी हो जाए, इफ एक्सएल बराबर ही एक्स सी हो जाए तो बता, जब एक्सएल बराबर एक्स सी हो गया तो इसका मतलब वी नोट एल बराबर कितना हो जाएगा, हाँ वी नोट एल बराबर कितना हो गया, वी नोट सी हो गया। तो जो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मतलब ये इसको कैंसिल, तो ये नलीफाई हो जाएगा, बचेगा एक ई वी नोट आर बचेगा। तो क्या हो जाएगा, बचेगा केवल और केवल वी नोट आर बचेगा, मतलब केवल ये बचेगा वी नोट आर, और ये करंट इसी तरफ आई जाएगी आई नोट। तो जो ईएमएफ होगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा भाई, केवल रजिस्टर बचा, बस तो केवल रजिस्टेंस बचा, ये तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब ये हो गया, मतलब जैसे ये हो गया, मतलब तूने जब ईएमएफ लगाया इस पर,
तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचेगा ये एक बस, केवल रेजिस्टेंस बता। मतलब इसमें ये दोनों कोई काम ही नहीं कर रहे, इनके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं। तो इस रेजिस्टिव सर्किट को बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया। LCR जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, अनुनाद हो गया, ठीक है ना। इसको बोलते, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया तो मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। फाई कितना बन गया, आप देख फाई, देख इसमें फाई कितना बनेगा, फाई 0 बन जाएगा, देख ले यहां से देख ले, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी दोनों बराबर हैं तो 0/r, तो ये हो जाएगा फाई 0 डिग्री बन गया, फाई 0 डिग्री बन गया। तो आई नोट कितना हो गया, ई नोट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो वो 0 हो जाएगा, तो आर बचेगा। आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर बन गया। तो यहां से आई बन गया आई नोट साइन ओमेगा टी, और ई तो था ही अपने पास जो दे रखा था, ई नोट साइन ओमेगा टी। मतलब अब ये जो बन गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में अच्छे से दे नहीं रखा है, एक्सप्लेन करवा नहीं रखा, बस इतना ही बोल रखा है कि। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, सारा लपेट लेते हैं। ये 1 सुन 1 2 3 4 1 2 3 4, और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया ना, ठीक है ना, लिख। हाँ सपोज अभी लिखा देता हूं मैं एक बार, अब बाकी का कल करेंगे।